हेलो बच्चों, आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वह कक्षा 12वीं के पूरक पुस्तक है वितान। उसमें से लिया गया है। पाठ का नाम है अतीत में दबे पाँव। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको इस पाठ का सारांश बताया था और अब मैं प्रश्न उत्तर के माध्यम से आप इस पाठ के सारे बिंदुओं को समेटने की कोशिश करूँगी ताकि आपको ये पाठ आसानी से समझ में आ जाए। थोड़ा सा मैं सिंधु सभ्यता के बारे में बताऊँगी। ये सभ्यता आज से करीब 5000 साल पहले की सभ्यता है। क्योंकि इसकी लिपि अभी पढ़ने में नहीं आई है, इसलिए इसको ऐतिहासिक सभ्यता ना कहकर प्रातैतिहासिक सभ्यता कहते हैं, यानी कि इतिहास से पहले की। जब इसकी लिपि पढ़ने में आ जाएगी तो इसके बहुत सारे और चीज़ें हमें पता चलेंगी और एक हो सकता है कुछ पूरे विश्व को कुछ एक नए आश्चर्यों का सामना करना पड़े, क्योंकि ये सभ्यता इतनी साधन संपन्न थी। 1922 में जब भारत अंग्रेजी शासन के अंतर्गत था, तब राखलदास बनर्जी बौद्ध स्तूप की खोज करने के लिए गए थे मोहनजोदड़ो। वहाँ पर उनको एक बौद्ध स्तूप के साथ साथ कुछ अवशेष मिले खुदाई के दौरान। तब पता चला कि एक सभ्यता इसके नीचे दबी हुई है। अब ये जो शहर है मोहनजोदड़ो, जो इस सभ्यता के मुख्य शहर रहे हैं, वो पाकिस्तान में है। जब भारत का विभाजन हुआ तब ये पाकिस्तान के अंतर्गत आ गए। ठीक है, तो अब आते हैं प्रश्न उत्तर पर। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न है, पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं है। देखिए, सभ्यता का साधन संपन्न होना या किसी का भी साधन संपन्न होना उसके आसपास की सुविधाओं से लिया जाता है। साधन संपन्न तो थी, क्योंकि देखिए सबसे पहले इसकी नगर नियोजन व्यवस्था, इतना सुंदर नगर मिला है, सड़कें, मकान और पानी की अच्छी व्यवस्था, एक जैसे कह सकते हैं कि जो धर्म कर्म के जो काम थे उनकी अच्छी व्यवस्था, ये सब यहाँ पर मिली है। और जो आने जाने के साधन और जो वस्तुएं मिली हैं सब सुरुचि संपन्न है, कला का महत्व बताती हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है साधन संपन्न के सभी चीज़ें यहाँ पर थी। जो यहाँ के लोग थे वो बहुत अच्छे तरीके से रहते थे। ठीक है, अच्छा, अब आती है बात कि भव्यता का आडंबर नहीं था। देखिए, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा राजा के चिन्ह नहीं मिले हैं, बहुत बड़ा महल नहीं मिला है, या ये नहीं माना जा सकता कि ये किसी बहुत बड़े राजतंत्र के अधीन थी या कोई धर्मतंत्र था, यानी बहुत बड़े मंदिर नहीं मिले हैं। राजा और धर्म यानी कि भव्यता का प्रदर्शन यहाँ अनचाहे भी हो ही जाता है, तो भव्यता का कोई आडंबर यहाँ पर नहीं मिला है। तो माना जाता था ये अनुशासन पर केंद्रित व्यवस्था थी। ठीक, दूसरा प्रश्न देखिए। सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित ना होकर के समाज पोषित था। ऐसा क्यों कहा गया है? बिल्कुल ठीक कहा गया है। क्यों सौंदर्य बोध क्या है? जो भी चीज़ें मिली हैं आप देख लीजिए, इस नगर योजना देख लीजिए, इसकी जल निकासी व्यवस्था यानी कि जल व्यवस्था देख लीजिए, और जो वस्तुएं मिली हैं उनको बनाने का तरीका देख लीजिए, सब में सौंदर्य दिखाई देगा। लेकिन अब इसका पोषण कौन करेगा? ना तो राजा कोई बहुत बड़ा मिला है, ना धर्म के कुछ बहुत बड़े यानी कि एक धार्मिक व्यवस्था के चिन्ह मिले हैं। तो इनका पोषण यानी कलाकारों का पोषण कौन करता था? तो ये समाज का कोई एक गणमान्य लोग जो थे वो इन कलाओं को आश्रय दिया करते थे, ऐसा माना जाता है। पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी? बिल्कुल, पुरातत्व के बहुत सारे चिन्ह ऐसे मिले हैं जिससे पता चलता है। जैसे ताकत से अनुशासित होती तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा महल होता या कोई बहुत बड़ा मंदिर होता जिसका लोग पूरे समाज को या पूरे इस सभ्यता को या इस नगर को अनुशासित करते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग, यहाँ के जो सभी लोग थे, अनुशासित थे। जो एक अनुशासन में जो नियम बना दिए गए सभी उसका पालन किया करते थे। और शासन कौन चलाता होगा? कुछ गणमान्य लोग मिल कर के इस शासन को चलाते थे। हथियार नहीं है। अगर यहाँ हथियार होता किसी को डराने के लिए हथियार की आवश्यकता होती है, या किसी पर शासन व्यवस्था बनाने के लिए हथियार की आवश्यकता होती है, और वो कार्य कौन करता है? जैसे राजा हो। लेकिन ऐसा कोई चिन्ह नहीं मिला, हथियार नहीं मिला है। इससे मालूम होता है कि ये सभ्यता ताकत से अनुशासित ना होकर के
समझ से अनुशासित थी। यह सच है, अगला क्वेश्चन देखिए, यह सच है यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर के अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं, वहाँ से आप इतिहास को नहीं उसके पार झाँक रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इसकी लिपि अभी पढ़ने में नहीं आई है, तो यह ऐतिहासिक सभ्यता नहीं है, क्योंकि इसकी तिथि, इसके दिनांक का भी पता नहीं, अंदाजा है सब कुछ। जिस दिन लिपि पढ़ने में आ जाएगी ये ऐतिहासिक सभ्यता हो जाएगी। तो इसलिए कहा है हम दुनिया की छत पर हैं और इतिहास के पार झाँक रहे हैं। इतिहास में नहीं, आप इतिहास को नहीं उसके पार झाँक रहे हैं, यानी कि पूरा ऐतिहासिक व्यवस्था है ये। टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समय का भी दस्तावेज होते हैं। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। अब जो यहाँ पर ये जो प्रश्न है देखिए, जो चीज़ें मिली हैं जैसे टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ, ये नहीं है कि जो भी चीज़ें यहाँ मिली हैं, जो अवशेष यहाँ पर मिले हैं, वो केवल सभ्यता को और संस्कृति को ही नहीं बता रहे हैं, वो यहाँ के रहने वाले लोगों की ज़िंदगी को भी बताते हैं। जब यहाँ पर चीज़ों को देखेंगे, जब टूटे फूटे खंडहरों को देखेंगे, तब आपको महसूस होगा कि जैसे यहाँ पर कुछ ज़िंदा लोग अभी भी आप महसूस कर सकते हैं उनको चलते हुए, कि अभी यहाँ पर कुछ लोग साथ साथ चल रहे हैं, कैसे रहते होंगे, कैसे वो है ना इन्होंने बनाया होगा इन चीज़ों को, तो ये हम वहाँ पर जा कर के महसूस कर सकते हैं। ऐसी किसी भी जगह पर जहाँ कोई भी ऐतिहासिक या पूरा ऐतिहासिक जगह को देख कर के आप महसूस कर सकते हैं। देखिए ये तो इसमें ऐसा ही है। आगे चलते हैं। नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए जल निकासी की इतनी अच्छी बेजोड़ व्यवस्था यहाँ मिली है। 700, 600, 700 कुएं, ढकी हुई नालियाँ, सभी नालियाँ मकान के पीछे, और एक बड़ा जो कुंड मिला है वो स्नानघर मिले हैं। स्नानघर देखिए मोहनजोदड़ो में जितने भी स्नानघर मिले हैं, उस कुंड के पास एक पंक्ति में 8 स्नानघर हैं, जिसमें किसी के भी द्वार एक दूसरे के सामने नहीं खुलते। कुंड में पानी के रिसाव को रोकने के लिए चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल भी हुआ है। ठीक है, नाले जितनी भी नालियाँ हैं वो सब जाकर के एक बड़े नाले में गिरती थी, जो पक्की ईंटों से बनी है, वे ईंटों से ढके हुए हैं। आज भी आपको ढकी हुई नालियाँ नहीं मिलेंगी, लेकिन उस समय मिली, तो हम कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, सिर्फ अवशेषों के आधार पर ही एक धारणा बनती है। इस लेख में मोहनजोदड़ो के बारे में जो धारणा व्यक्त की गई है, क्या आपके मन में इससे कोई भिन्न धारणा बनती है? तो इस पर एक चर्चा हो सकती है जो हम करेंगे आपके साथ। मेरे ख्याल से थोड़ा सा और देख लेते हैं, अगर देखना चाहते हैं 1-2 प्रश्न और मैं देखती हूँ। जैसे क्या प्राचीन काल में यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में रंगाई का काम होता था? बिल्कुल होता था, क्योंकि जो एक भट्टी मिली है उनको, जिसमें महसूस होता है, जो कपड़ा मिला है कि वो रंगा हुआ कपड़ा है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर रंगाई का काम भी होता होगा। खुदाई के दौरान मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला? मोहनजोदड़ो से निकली वस्तुओं का रजिस्ट्रेशन हुआ, पंजीकृत की गई, तो करीब वो 50,000 वस्तुएं हैं। अहम चीज़ें तो आज कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में हैं। मुट्ठी भर चीज़ें यहाँ के अजायब घर में हैं, जिसमें गेहूँ, तांबा, कांसे के बर्तन, मोहरे, वाद्य यंत्र, चाक पर बने बड़े मिट्टी के मटके, चौपड़ की कोटियाँ, दिए, माप तोल के पत्थर, तांबे का शीशा, मिट्टी की बैलगाड़ी, 2 पाटों वाली चक्की, मिट्टी के कंगन, मनकों वाले पत्थर के हार, ये सब मिली हैं। कुछ वस्तु चोरी भी हो गई यहाँ पर, कुछ चीज़ें यहाँ से निकल गई। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? लेखक कहते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता को लो प्रोफाइल कहा गया है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा राजा महाराजा या बहुत बड़ा धार्मिक सत्ता के चिन्ह नहीं है, तो कारीगर लोगों के हैं, सभी लोग अनुशासन बना करके रहते थे, तो इसे लो प्रोफाइल सभ्यता कहा गया है। ठीक है, किन आधारों पर कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता में राजतंत्र नहीं था? देखिए हथियार का ना मिलना और एक बहुत बड़े राजा का चिन्ह नहीं मिलना, महल का नहीं मिलना, इससे पता चलता है।
मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में लेखक क्या बताते हैं? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं, दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर थे और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रवर्ती यानी परिपक्व दौर के शहर हैं। खुदाई में और भी शहर मिले हैं, लेकिन ये मुख्य शहर थे। ठीक है, तो इस प्रकार चलिए एक और देख लेते हैं। लेखक के मोहनजोदड़ो की नगर योजना की तुलना आज के नगरों से किस प्रकार की है? कौन कौन से नगर हैं बताया था आपको? ब्रासीलिया, चंडीगढ़ और इस्लामाबाद। पूरे विश्व में 3 शहर हैं जो मोहनजोदड़ो की नगर योजना पर बने हुए हैं। ठीक, तो मुझे उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और अगले पाठ के लिए मैं फिर मिलूँगी आपको। तब तक के लिए नमस्कार।